नमस्कार। चर्चा चौकसे के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आज हमारे बीच में है केएस चिल्ड्रन एकेडमी की डायरेक्टर शिक्षाविद श्वेता श्रीवास्तव। श्वेता श्रीवास्तव शिक्षा में एक जाना माना नाम है। वो केएस चिल्ड्रन एकेडमी के अलावा 2 अन्य स्कूलों को भी संचालित करते हैं। शहर विकास की संभावना को लेकर जब हम अलग अलग विधा के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं तो शिक्षा से जुड़े हुए शख्सियत का मंच पर होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक की दृष्टि समग्र होती है और शिक्षक ही भविष्य का निर्माण करते हैं बच्चों में अच्छी शिक्षा देकर। तो शहर विकास की संभावना में शिक्षक का क्या नज़रिया है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम शिक्षाविद केएस चिल्ड्रन एकेडमी की डायरेक्टर श्वेता श्रीवास्तव से। सबसे पहले कॉफी हाउस विचार मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं और हम इस मंच के माध्यम से विभिन्न विधाओं के लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपने जबलपुर के बारे में, जबलपुर के विकास की गति, विकास की संभावना किन डायमेंशंस में पिछड़ गया, कहाँ आगे बढ़ गया, कहाँ बढ़ना चाहिए था। चूँकि आप शिक्षक हैं, स्कूल को संचालित करते हैं, देश के भविष्य को संवारते हैं, सजाते हैं, तो आपका नज़रिया हमें लगता है वृहद होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जबलपुर के विकास को लेकर आपका नज़रिया क्या है। सबसे पहले जबाली ऋषि की इस पावन धरा में समस्त जबलपुर वासियों को मेरा शत शत प्रणाम। जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, साथ ही साथ राज्य विज्ञान संस्थान भी यहाँ पर है। और यदि हम देखें तो थल सेना की छावनी के साथ ही साथ यहाँ पर आयुध निर्माण से जुड़े हुए कारखाने भी हैं। और अगर हम जबलपुर का एक परिप्रेक्ष्य देखा जाए कि यहाँ की प्राकृतिक संपदा या एक वातावरण को हम देखें तो यहाँ पे प्राकृतिक और रमणीय स्थलों का एक भरपूर खजाना है। औद्योगिक अच्छी इकाइयों के साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं को भी देखें तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से अगर हम शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि और साथ ही साथ अगर हम पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो हमारे जबलपुर में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है मां नर्मदा का तट, ग्वारी घाट, और साथ ही देखें तो धुआंधार, इसके साथ ही रमणीय स्थलों में पिसनहारी की मड़िया और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर एक पर्यटन की दृष्टि से भी जबलपुर का विकास और जबलपुर को एक भारत में ही नहीं जबकि विश्व के स्तर पर भी एक पहचान मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि जबलपुर क्या हमारा आज भारत ही नहीं इसके साथ एक विश्व स्तर पर अपनी वह पहचान को स्थापित कर पाया है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं ये कहूँगी कि जब पूछा शहर का हाल तो हम मुस्कुरा दिए, चेहरे की उदासियों ने सारा हाल बता दिया। तो एक ये उदासीनता एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे सामने आई है। सबसे अगर हम प्राचीन हमारा इतिहास भी देखें तो अंग्रेजों के ज़माने से लेकर वर्तमान समय तक जबलपुर राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से केंद्र का बिंदु रहा है, जिसका हमारे पास एक सर्वोत्तम उदाहरण शहीद स्मारक यहाँ पर उपस्थित है। और यदि हम प्राचीन धरा और प्राचीन काल में भी देखें तो रानी दुर्गावती जो एक महान वीरांगना थी, उनका यहाँ पर स्थल रहा है। तो इस तरह से अगर हम ये देखा जाए तो जबलपुर को एक भारत में अपनी पहचान दिलाने में कहाँ तक हमारा सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम आगे जा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम ये सोचते हैं
कि जबलपुर में क्या क्या विकास की संभावना है। पिछले 15-20 वर्षों से तो जो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि जबलपुर ने निरंतर विकास किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे औद्योगिक कल कारखानों की भी स्थापना हुई है, शैक्षणिक संस्थान भी खुले हैं, बच्चों को आगे शिक्षा देने के लिए भी बहुत सारे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। और परंतु ऐसा क्या हो जाता है कि जबलपुर का जो बच्चा है या जबलपुर के छात्र छात्राएं हैं वो किसी दूसरे शहर में मूव ऑन करने के लिए भी सोचते हैं। ऐसा क्या सामाजिक कहीं ना कहीं से राजनीतिक या सामाजिक दृष्टि से क्या ऐसी कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी रह जाती है जिससे अगर हम दूसरे शहर से, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो ग्वालियर हो, अगर हम मध्य प्रदेश के ही किसी दूसरे शहर से, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, पूरे अगर हम भारत की बात करें तो ऐसे बहुत सारे शहरों से छात्र छात्राएं जब दूसरे शहर में जाते हैं, पूना जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो वो उस शहर से हमारे जबलपुर का एक कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ पर तो ये है, हमारे जबलपुर में नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह के रूप में मैं कहती हूँ, ये एक राजनीतिक के किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आना चाहिए। हम सामाजिक हैं, हम एक नागरिक हैं, हम जबलपुर के नागरिक हैं। ये हमारा खुद का एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों? तो हम किसी एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को तो हमने चुना है, उसे हमने उस जगह पर भेजा है, और वो चाहे वो पार्षद के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद के रूप में हो, चाहे लोकसभा सांसद के रूप में हो, उन्हें हमें वहाँ हमने उन्हें चुना है। जब हमने उन्हें चुना है तो हमने उन्हें एक दायित्व दिया है, उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है। तो जिम्मेदारी सौंप देने से हम अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं हो जाते हैं। बहुत अच्छी ये हमारी अपनी खुद की एक जिम्मेदारी होती है कि हम कितने सजग हैं, हम कितने एक्टिव हैं, हम कितनी बातों को समझ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी कॉलोनी में सफाई नहीं हुई, हमारे नगर में सफाई नहीं हुई, फलाने व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। कैसे नहीं? आप नहीं हुई है, आप खुद झाड़ू उठाइए, आप साफ करिए, एक कदम आप आगे बढ़ाइए। आप आगे बढ़ाएंगे, पीछे से आपके बच्चे, आपकी कॉलोनी के दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे। क्या गांधी जी ने किसी का इंतजार किया था कोई सत्याग्रह को करने के लिए? आज अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 75वां वर्ष आज़ादी का जो मनाया जा रहा है, तो उसमें हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हम लोगों ने कोरोना के जो ये काल निकला है उसमें दीपक जलाए, हमने तालियों से अभिवादन किया नर्स का, डॉक्टरों का, उन्होंने ये किया। ऐसे एक जन नेतृत्व की भावना हर एक के अंदर एक होना चाहिए कि हमें किसी का इंतजार नहीं करना, हमें किसी का वेट नहीं करना। अगर हमें कोई परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन के लिए पहल हमें खुद करनी होगी। हम किसी का, व्यक्ति का इंतजार नहीं करते, और ना ही हम क्योंकि अगर हम किसी पे दोष देते हैं तो ये उंगली जब हमारी उठती है तो अगली 4 उंगलियां भी हमारे ऊपर होती हैं। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक शिक्षक होने के नाते, एक जबलपुर की एक सम्मानीय नागरिक, भारत की एक सम्मानीय नागरिक होने के नाते, और एक औरत होने के नाते मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर कोई चेंजेस चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो उस विकास के लिए सबसे पहले हम कितने सजग हैं, हम कितना विकास की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें खुद सोचना चाहिए। हम जिम्मेदारी दें, हम आगे उन्हें बढ़ाएं, और हम भी उस जिम्मेदारियों को लेते हुए भी हम आगे बढ़ें। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाया तो शायद हम एक दूसरे पे दोषारोपण ही करते रहेंगे, एक दूसरे की गलतियां ही गिनाते रहेंगे, और शायद वो विकास वो सिर्फ कागजी मात्र ही रह जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। जबलपुर में जो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में समझती हूँ, जो सबसे ज्यादा एक मूलभूत सुविधा है वो होना चाहिए एक शहरी ढांचा। शहरी ढांचा जो शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आती है यातायात। ये एक ऐसा विषय है कि अगर बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और ट्रैफिक में फंस गया, या उसे एक प्रॉपर रोड नहीं मिल पाई, या उसका एक परीक्षा सेंटर एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ की रोड ही नहीं डेवलप है, और वहाँ पे आने और जाने में उसे अगर 25 या 30 मिनट की मार्जिन लेकर जाना होता है, तो वो व्यक्ति, वो बच्चा वहाँ तक पहुँचने में अपने आप को कितना स्टेबल महसूस करेगा।
क्योंकि अगर हम यातायात की दृष्टि मैं शहरों की भी तुलना इधर यहाँ करूंगी, बहुत सारे शहरों में एक व्यवस्थित यातायात का ढांचा बना दिया गया है कि जहाँ पे 2 पहियों का वाहन यहाँ के इस लाइन के लिए आपके लिए जरूरी है, 4 पहिया वाहन यहाँ तक के लिए सीमित है, और फिर इसके बाद अगर हैवी वाहन है उनका भी एक रात में 9 बजे के बाद उन्हें आज अगर हम देखें तो जबलपुर में अधिकतर केस जो हमें मिलेंगे वो रोड एक्सीडेंट्स के मिलेंगे। क्यों? पहली बात, रोड एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि रोड खराब है। यहाँ अगर बच्चा स्कूल के लिए निकलता है, वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स कोई नहीं है। मुझे कभी कभार बहुत खराब लगता था, आज मैं यहाँ से बोलूँगी कि शुरू में कभी हमारे सुनने में ये आता था कि जबलपुर में ट्रैफिक सेंस नहीं है। तो ये बात क्यों? हम ये कहते हैं जबलपुर में ट्रैफिक सेंस हर एक बच्चे के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसी ही 3 बत्तियां हैं, लाल, पीली और हरी, जो हमारे जीवन की दिशा को भी निर्धारित करती हैं। अगर हमने इस ट्रैफिक सेंस और मैं ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करती हूँ, जब लाल बत्ती जलती है मैं खड़ी रहती हूँ, पीछे से बच्चे बड़े बड़े निकलते हैं या कोई लेडीज ही है, मैं कहती हूँ, वो भी देखती हैं लाल सिग्नल है, तुरंत निकल गए। मन दुखित होता है, व्यतीत होता है। क्या आपको अपनी लाइफ की फिक्र नहीं है? आपके पीछे आपका घर है, परिवार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। चंद मिनटों की सरकार अपने तरफ से सब आपको दिशा निर्देश देती है। सरकार अपने तरफ से आपको गाइडलाइन देगी, दिशा निर्देशन करेगी, आपको सब चीजों के बारे में बताएगी, लेकिन उसे फॉलो किसे करना है? हमें स्वयं करना है। तो यही बात जो मैं शुरू से कहना चाह रही हूँ कि हम किसी को विकास के लिए बोले कि ये विकास होना चाहिए, वो विकास हम बोलेंगे तो, लेकिन हम उसे खुद कितना फॉलो कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए हमारे शहर, हमारी अपनी प्राथमिकता हमारे शहर के लिए क्या है, हमारी अपनी प्राथमिकता हमारे शहर के लिए। आज अगर हम एक प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो क्या जरूरी है कि कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल्स या जाम लग जाएंगे, या कहीं पे कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि रोड एक्सीडेंट्स होंगे? अगर हम उन लोगों के विरुद्ध आवाज उठाएं जो मात्र 50 या 100 रुपए के पीछे हैवी वाहनों को बीच में रोड में आने देते हैं और बच्चे टकराते हैं या किसी जान चली जाती है, आज हमें उनके विषय में भी सोचना बहुत जरूरी है। ये जो चीजें हैं शहर के लिए, शहर को निर्धारित करती हैं कि वहाँ का यातायात, वहाँ का एक शहरी ढांचा किस प्रकार होना चाहिए। आज एक आप शहरी ढांचा बनाइए, आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ शहरी ढांचा को बनाइए, जहाँ पे रोड बननी चाहिए वहाँ रोड बनने के बाद, लेकिन कृपया करके वहाँ पे फिर वापस रोड को खुदवा के नालियां नहीं बनवाइए, क्योंकि वो चीजें पहले हो जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज को चले, कहीं सीवर लाइन की, कहीं किसी जल के लिए नालियां खोदी जा रही हैं, तो कहीं पे रोड्स को बनने के बाद फिर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये तो पैसों का भी एक व्यय है, एक तरह से पैसों की भी हानि है, और इस तरह से अगर ये देखा जाए तो जन और धन दोनों की हानि है। तो इस बात को तो मैं आपके माध्यम से जरूर रखना चाहूंगी। और रहा बात शिक्षा की, तो एक बात मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन उठता है, मैं पेपर में न्यूज पढ़ती हूँ कि जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, ताकि, और ट्रेन कनेक्टिविटी तो अधिकतर शहरों में हो चुकी है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी के लिए एक ये आता है कि अगर हम जबलपुर को पूना से, बेंगलोर से या ऐसे शहरों से जोड़ देंगे तो बच्चे हमारे वहां जाके अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम ये क्यों नहीं लाइन लिखते कि वहां से बच्चे आके जबलपुर में शिक्षा ग्रहण करें? एयर कनेक्टिविटी का मतलब एक ही लाइन में आगे बढ़ना तो नहीं, वहां से भी तो आना बहुत जरूरी है। हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम इस बात में कहा, हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो हम यहाँ से ये बात एयर कनेक्टिविटी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम इस बात को जोड़ें कि भारत के संपूर्ण प्रदेशों से हमारे प्रदेश, हमारे जबलपुर में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आए। ये हमारे लिए शिक्षा को लेके, एक शिक्षाविद होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं तो कहूंगी, मैं बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों की मानसिकता, एक वो कोमल हृदय वाले होते हैं, कोमल मन भाव वाले होते हैं, और शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वो कच्ची मिट्टी को एक ऐसे ढांचे में डाल देता है कि वो परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये मेरा कहना है कि अगर हमें
जबलपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जोड़ना है कि हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में ना जाके दूसरे प्रदेशों के बच्चे हमारे प्रदेश में आए, हमारे जबलपुर में आए और शिक्षा को ग्रहण करें। तो इसके लिए हमारा एक मूलभूत ढांचा, एक नागरिक ढांचा, एक शहरी ढांचा, जो कि अगर दूसरे शहर का बच्चा हमारे शहर में आता है तो उसे जबलपुर एक विकसित शहर के रूप में दिखाई दे, उसे वो सभी कंफर्टेबल सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त हो जैसे वो दूसरे शहरों में लेता है। उसे लगे कि अगर वो यहाँ है तो उसे हॉस्टल फैसिलिटीज, रूम फैसिलिटीज, उसे टीचिंग, कोचिंग, प्रॉपर फैसिलिटीज उसे यहाँ पर और एक दिशा निर्देशन को देते हुए यहाँ पर मिले। मैं नहीं कहती जबलपुर में टैलेंट्स की कमी है, जबलपुर का युवा आज बाहर की ओर मूव ऑन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आज उसने MBA किया है, आज उसने अगर इंजीनियरिंग की है तो वो ये सोचता है कि मुझे वहाँ दिल्ली में फलाना पैकेज मिल गया। मेरे खुद परिचित में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं और मैं कभी कभार हैरान हो जाती हूँ जब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ और मेरे सामने BE किया हुआ एक बच्चा आता है। मैं उससे पूछती हूँ, बेटा आपने BE किया तो आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना? आपने तो BE को इंजीनियर बनने के लिए आपने चुना था, आपने इसे क्यों चुना? कहता मैडम कोई चांस नहीं था। तो मैंने कहा आपने टीचिंग को बाय चॉइस या बाय चांस लिया है? तो वो कहता है मैडम बाय चांस ले लिया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। हम इस पे विचार करें कि आज का बच्चा जिसने मेहनत करी, जिसने एक इंजीनियर बनने का सपना देखा, आज जबलपुर का वह बच्चा बेरोजगार है। वह बच्चा सोचता है कि मैं इंजीनियर तो नहीं बन पाया, बाय चांस मैं टीचर बन गया। नहीं, टीचर बनना है तो बाय चॉइस बनिए, बाय चांस मत बनिए, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जो आपकी चॉइस, आपकी एक उसको समझाता है कि आप बच्चों के अंदर कितना विकास करेंगे। बाय चांस आप बन गए तो आप वो डेवलपमेंट बच्चों के अंदर कभी नहीं दे पाएंगे। आप अपनी सिर्फ मूलभूत सुविधाओं तक ही उसको पूरा कर पाएंगे। यही मेरा एक सबसे बड़ा कभी कभार मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या किया जाए, बच्चों को कैसे रोका जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपका मार्गदर्शन, उनको एक प्रॉपर कैरियर गाइडेंस कैसे मिलना बहुत जरूरी है। आज हमारा युवा भटकता है, वो एजुकेशन लेता है, वो अपने सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है और वो एक स्टेज पर जब पहुंचता है जब उसे नौकरी यानी कि अर्निंग की जरूरत होती है। यहाँ वो अर्निंग अगर उसे नहीं मिल पाती है तो वह दूसरे शहरों की तरफ मूव ऑन कर देता है। जब दूसरे शहरों पे मूव ऑन किया उसने तो वो जो हमारे शहर की प्रतिभा है वो कहीं और शहर में जाके अपना विकास करेगी, वो उभरेगी, वो वहां जाएगी। तो आज हमारे जबलपुर का युवा यहाँ पे रुक के, यहाँ पे जबलपुर के डेवलपमेंट में अगर आगे बढ़े तो ये जबलपुर का जो एक ढांचा है वो कहीं कुछ दूसरा ही होगा, क्योंकि जबलपुर जो है वो हमारी संस्कार धानी है, संस्कारों से परिपूर्ण एक ऐसा शहर है जिसे नाम दिया गया है संस्कार धानी का। तो यहाँ का संस्कार, यहाँ के युवाओं में बसा हुआ संस्कार, यहाँ के बच्चों में बसा हुआ संस्कार अगर दूसरे जगह चला जाता है, प्रदेशों में चला जाए, विदेशों में चला जाए, तो हमारा संस्कार कहाँ रह गया? ये संस्कार तो हमने उसे बचपन से दिया है, उसे इसीलिए दिया है कि वो इस संस्कार को फलीभूत करे, वो ये संस्कार को डेवलप करे और उसे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। तो ये संस्कार धानी तभी सार्थक होगी, संस्कार धानी मध्य प्रदेश की तभी सार्थक होगी जब जबलपुर का युवा यहाँ रुकेगा, जबलपुर का युवा यहाँ रुककर आगे बढ़ेगा और जबलपुर को आगे बढ़ाएगा। तो आप सभी के माध्यम से मेरा यही एक कहना बहुत जरूरी है कि जबलपुर के विकास के लिए अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ हमें जबलपुर का विकास करना है, तो जबलपुर के युवाओं को, जबलपुर के बच्चों को यहाँ पे रोकना होगा। उन्हें यही शिक्षा, एक ऐसा शिक्षा देके उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी देनी होगी कि वो यहीं रुके और यहाँ रुक के अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का विकास करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि शहरी ढांचा, शहरी ढांचा
किसी भी शहर के लिए बेहतर है कि यातायात को आपने प्रमुखता से लिया है। तो जो महत्वपूर्ण बात थी कि एनवायरनमेंट ऐसा हो कि अपना युवा तो यहाँ रुके हैं, बाहर से भी attract हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की, बहुत सारी बातें की। शहरी ढांचे में आपने यातायात की बात की, शिक्षा की बात की जी। और बहुत सारे डायमेंशन हैं, साहित्य, संस्कृति के, पर्यटन के। हाँ। पर क्या नजरिया है? पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्यटन, जो मैंने आपसे बात करी, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्यटन स्थल तो हमारे जबलपुर में बहुत है। नाम गिना दूंगी तो शायद उंगलियां भी कम पड़ जाए और पॉइंट्स भी कम पड़ जाए। तो अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वही मेरा आपसे कहना है कि पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं से हमारा लैकिंग होता है। मतलब यहाँ पर जबलपुर में ऐसे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से भी देखा जाए या पर्यटन में भी, तो जबलपुर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और बाहर से भी समय समय पर ऐसे आयोजन यहाँ जबलपुर में किए जाएं जिससे विदेशी सैलानी भी और देश के भी दूसरे सैलानी यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ के पर्यटन स्थलों का दर्शनीय लाभ उठा सकें। पिछले 10-15 वर्षों में आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हुआ है, मैं मानती हूँ ये जरूर सब चीज़ें हुई हैं। और लेकिन मेरा जो कहना है कि जैसे हमने ग्वारी घाट को बहुत अच्छा डेवलप किया, लेकिन आज भी इस बात से आप सभी एग्री होंगे कि जब कभी कुछ सामूहिक आयोजन होते हैं या भंडारा होता है या जो होता है, तो उसके बाद फिर वापस नर्मदा के तटों पर गंदगी फैल जाती है। तो यही मेरा आपसे कहना है कि सबसे पहले सोचना हमें स्वयं है। हम खुद सोचेंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ा पाएंगे कि हम सोच रहे हैं कि नर्मदा तट साफ होने चाहिए, नर्मदा के तटों पर दूसरे लोगों का भी आना यहाँ पे जरूरी है, और डेवलपमेंट ग्वारी घाट को बहुत अच्छा बना दिया गया है। तो वहाँ पर फिर ऐसे एक स्ट्रिक्ट नियम लागू होने चाहिए कि अगर आपने एक जो होता है अनुशासन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए कि अगर आपने नर्मदा तटों पर गंदगी की, पॉलिथीन नर्मदा जी में आपने प्रवाहित करी, तो आपके ऊपर एक ऐसा जुर्माना लागू किया जाएगा, एक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। जब ये चीजें दंडात्मक कार्रवाई शुरू होगी तो धीरे धीरे जनता जागरूक होगी, वो इस चीज को करने से बचेगी और शायद नर्मदा तटों पर इतनी गंदगी फैलेगी भी नहीं। आपने अपनी बातों में बहुत अच्छी बात की कि नहीं पहले कि सेल्फ एनालिसिस भी जी जरूरी है। बहुत जरूरी। आपने विधायकों की बात की कि हमने चुना, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जी आपने कहा कि अगर सफाई नहीं हो रही तो हम झाड़ू लेकर, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें लगता है ये हमेशा संभव नहीं है। नहीं हमेशा संभव नहीं है। कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी दी है, विभाग बनाए, हाँ बनाए, तो हमको ये प्रतीकात्मक हो सकता है। हाँ प्रतीकात्मक हो सकता है किसी को सजग करने के लिए। हाँ आपको क्या लगता है कि अगर मोहल्ले में, पड़ोस में, कुछ कॉलोनियों में हाँ छोटी छोटी समितियां बना के कुछ ऐसा कर, यही मेरा आपसे कहना है कि मोहल्लों में, कॉलोनियों में ऐसी समितियों का बनना बहुत जरूरी। जो मैंने आपसे कहा ना कि हम मोहल्ले में या कॉलोनियों में रहते हैं तो हम सोच देते हैं कि पार्षद उस एरिया का है तो ये उसकी लोकल जिम्मेदारी। आप कॉलोनी में, मोहल्ले में रह रहे हैं तो आपकी एक लोकल समितियां होना बहुत जरूरी है, और लोकल समिति में भी जो आपका हेड है वो प्रॉपर सही दिशा निर्देशन में समिति के सभी सदस्यों को प्रॉपरली वो काम करवाए, वो खुद आगे बढ़ के वो काम करे, ताकि एक जननायक के रूप में लोग उसको देखें और फिर पीछे से दूसरे लोग भी उसको फॉलो करें। समिति निगरानी, वो समिति निगरानी के रूप में रहे। नीलेश चौधरी हमारे साथ हैं, तो उनका सवाल हमारे यहाँ बाहर से स्टूडेंट अट्रैक्ट करने के बाद जितनी भी हायर एजुकेशन की संस्था है जी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम बेंगलोर या पुणे का एक हम कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि फैकल्टीज तो हमारे पास, मैंने कहा ना, हमारे पास शिक्षाविदों की कमी नहीं है, एक मूलभूत ढांचे की ज़रूरत है, एक मूलभूत ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं वो बाहरी परिप्रेक्ष्य से, और उनको एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी एक ऐसा मिलना बहुत ज़रूरी है, प्रचार की कमी, प्लस उनके साथ अगर वो यहाँ हमारे शहर में आते हैं तो उन्हें वो दूसरी सुविधाएं मिलना भी, जैसे अगर आज हम पूना या बेंगलोर में बच्चों को भेजते हैं
तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे या वहाँ कॉलेज में भेजेंगे तो वहाँ तक वो 5 घंटे या 6 घंटे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। इसके बाद उनके अकोमोडेशंस की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अगर देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्टल्स वगैरह या उनके अकोमोडेशन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेज के कंपाउंड के अंदर ही एक ऐसी अकोमोडेशन की व्यवस्था लागू की जाए, सुरक्षा, यस, कि बाहर से लड़कियां अगर छात्राएं पढ़ने के लिए यहाँ आ रही हैं तो उनके माता पिता सिक्योर रहे, उनके माता पिता बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हाँ आज अगर हमने जबलपुर में हमारी बच्ची को पढ़ने भेजा है, शायद वो आंध्रा से आए, कर्नाटक से आए, केरल से आए, जम्मू कश्मीर से आए, तो वो बच्ची सुरक्षित रहे। वो इस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है तो उसी कॉलेज कैंपस में उसके अकोमोडेशन की व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है। अकोमोडेशन प्लस उसके भोजन की प्रॉपर व्यवस्था, ये 2 मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिसके लिए पीछे बच्चा सबसे ज्यादा सफर करता है और माता पिता को यही चिंता सबसे ज्यादा होती है। कोर्सेज ऑप्शन के बारे में आपका कोर्सेज डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो अब नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा फेंक दे रहे हैं, तो इस यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कोर्सेज बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। आज ही पेपर में आया कि जरूरी नहीं बीई और बीटेक करने के लिए आपका मैथ साइंस होना जरूरी है। ये नीति अब लागू कर दी जाएगी कि आपको ऑप्शनल कोई 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसके साथ आप बीई और बीटेक कर। तो सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। सरकार ऐसी सुविधाओं को, ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज को मिस कर रही हूँ, मैं जबलपुर में रिसर्च को मैं मिस कर रही हूँ। अगर हम देखें यहाँ बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट जो है जिससे मैंने खुद एमएससी करी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे 4 मेन विषय हैं जिनमें बच्चों को बायो के जो बच्चे हैं या केमिस्ट्री लिए हुए बच्चे हैं वो रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। आज रिसर्च एक ऐसा फैक्ट है कि जिसमें अगर बच्चों को हम बच्चों को एक सामान्य ढांचा दे देते, बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आपको और कोई एमबीए करके किसी इसमें जाना है। लेकिन अगर आप रिसर्च में देखें तो ऐसी भी फील्ड्स हैं जहां यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में या प्रॉपर कॉलेजेस में इन कोर्सों का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे शायद बहुत हैं भी, लेकिन इतने ज़्यादा दृष्टि से बच्चों उनको मैं कभी बहुत कम देखती हूँ कि किसी ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया। शायद आप सब भी मेरे साथ बैठे हैं, आप भी इस चीज़ों से परिचित होंगे कि आपने बहुत रेयर लोगों को सुना होगा कि किसी ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है, एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किया है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है या एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया है। मैं खुद एमएससी बायोकेमिस्ट्री हूँ, लेकिन इसमें रिसर्च की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इन चीज़ों में भी बच्चों को आगे, हमारे जबलपुर में ये रिसर्च जो आपने कहा कि फील्ड इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, तो इन फील्ड्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, तभी तो दूसरे प्रदेशों के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे और सुविधा संपन्न होना चाहिए। यस, सुविधा। इसमें ऐसे ही कोर्सेज में जो है अवेलेबल है जैसे बायोकेमिस्ट्री और इसमें सीटें बढ़ानी चाहिए क्या? डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। कैरियर ऑप्शंस इनमें भी हैं। मैंने आपसे कहा कि स्कूल स्तर पे कैरियर गाइडेंस एक पर्टिकुलर आपको देना शुरू कर देना चाहिए। ये प्रत्येक स्कूल में, मैं कहती हूँ प्राइवेट स्कूल्स देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी ये चीज़ लागू होनी बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों में भी कैरियर गाइडेंस को लेकर एक सेमिनार हर बार ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 9-10वीं के बाद से बच्चा ये चीज़ सोचने लग जाता है कि अब उसे कैरियर किस दिशा में जाना है। बच्चा तो फ्लक्चुएट होता है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। एक कैरियर गाइडेंस को लेके प्रॉपर सेमिनार्स हर एक स्कूल में बहुत जरूरी हैं, जो बच्चों को कैरियर को लेके दिशा निर्देशन करें और उन्हें उनकी फील्ड्स को समझाएं कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। गवर्नमेंट को सीट लिमिटेशन स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में अलग अलग कोर्सेज में क्या खत्म कर देना चाहिए? हाँ, मैं इस बात के लिए बिल्कुल फेवर में, खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल मिश्रा हमारे आज शिक्षा के माध्यम से हम एक अच्छा प्रोफेशनल को तैयार करने के लिए एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक नहीं तैयार। हाँ,
ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की एक कमी है। बिल्कुल। क्या किया जाए कि उस प्रोफेशनल को एक जिम्मेदार नागरिक रूप में कन्वर्ट किया जाए और क्या किया जाए कि वो चीज़ों को सही तरीके से मिसयूज होने से बचा बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस बात पे मैं जरूर आती। देखिए, अगर हमने स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने अगर हम उनके एजुकेशन को लेते हैं, उनकी शिक्षा पे उनके विचारों को देखते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, ये कभी समाप्त नहीं होती है। हमारे मस्तिष्क में शिक्षा पहले से है। अब जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो उसे शिक्षा का एक मूलभूत ढांचा जो है वो शिक्षक से मिलता है कि उसे किस ढांचे में या किस सांचे में ढाला जाए। शिक्षा को अगर हम देखें तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ मस्तिष्क में किसी चीजों को भरना नहीं होना चाहिए, उसे समाहित करना या उसे उस इम्प्लांट कैसे करना इसका। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात बोली है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बच्चे का बौद्धिक विकास तो हो, मानसिक विकास भी हो, साथ ही साथ उसका चारित्रिक विकास भी, चारित्रिक गुणों का विकास होना। और शायद आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देख रही हूँ तो शायद हम बौद्धिक विकास तो कर देते हैं, मानसिक विकास भी उसका कुछ हद तक होता है, लेकिन शायद हम चारित्रिक गुणों से बच्चों को वीक कर दे रहे हैं। हम नहीं वीक कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक समस्या ये जी है जी जी कि हम बच्चों को चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना जी और उसका दुरुपयोग होने से हाँ, उसको बचाना ये नहीं सिखा जैसे हम स्कूल लेवल पर उसको दिखाएंगे वेस्ट का जो मैनेजमेंट है कैसे हाँ, करेंगे, बिल्कुल। वेस्ट को हम उपयोगी चीज़ों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें भी हमको सिखाएं। अच्छा, जैसे आपने पर्यटन की बात की, जी, तो पर्यटक भी वही अच्छा बनता है हाँ, जो शुरू से उसकी रुचि हो। उसे रुचि। अगर हम स्कूल लेवल पर ऐसा प्रोग्राम चलाएं, हाँ, बिल्कुल। इस स्कूल के सारे बच्चे हाँ, या 8th से 12th के बच्चे जी, दूसरे किसी प्रदेश में जाकर बिल्कुल किसी स्कूल किसी स्कूल की विजिट करें, इंटरेक्ट करें, नहीं साल में 5 दिन 7 दिन बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चे जब वहाँ बड़े होंगे, हाँ, पर्टिकुलर फूल से उसी जगह पर जाएंगे, अपनी फैमिली को लेके जाएंगे। वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। डिजाइन हो सकती है वो एक ऐसा डिजाइनिंग हमारे सिस्टम में नहीं है। इसके लिए हम क्या करें? हाँ, क्या करना है? ये मैंने आपसे कहा ना कि कुछ स्कूल इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसे बोलते हैं कल्चरल इनहेरिटेंस, मतलब कल्चर एक्सचेंज करना एक दूसरे के लिए। सीबीएसई ये इस चीज़ों को लेती है। हाँ, कहा मतलब सांस्कृतिक या आदान प्रदान जिसे कहा जाए, तो ये होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति से परिचित होना बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरी। और स्कूली स्तर पर अगर हम उन्हें ये बातों को सिखाएं तो ये बहुत आगे जाके बच्चों के लिए आउटिंग में जितना सीखेगा ना उतना वो स्कूल कैंपस में नहीं सीखेगा। स्कूल कैंपस में भी। और कहा गया है कि प्रैक्टिकली लर्निंग जो होती है, हम थ्योरेटिकल लर्निंग पर तो जाते हैं, हम प्रैक्टिकली जितना बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा जो है वो देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो आगे जाके ये बहुत मतलब हमारे लिए एक बेनिफिशियल पार्ट, टूरिज्म को भी हम इनहेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। अविनाश शलवी जी हमारे साथ। हम सभी जानते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति पूर्व काल में जो थी, हाँ, वैदिक काल में, जी जी जी, वो आश्रम आधारित थी। हाँ बिल्कुल। जब अंग्रेज यहाँ आए, जी, उन लोगों ने सोचा कि जब तक हम इस पद्धति को नहीं तोड़े और हाँ, हमारी शिक्षा पद्धति इनके ऊपर हाँ, ना ला दें, हाँ, तब तक हम इनके ऊपर हमेशा के लिए हाँ, शासन नहीं कर सकते। उन्होंने अमूल चूल बदल कर दिया। हाँ, उसमें क्या हो गया है कि पुरानी जो शिक्षा थी उसमें स्टूडेंट्स को हर तरह का नॉलेज मिलता, हर तरह का नॉलेज, और बिल्कुल, वो अपने आगे के जीवन के लिए बिल्कुल बादशाह पे या हाँ, सरकार के ऊपर डिपेंड डिपेंड नहीं करता। आज उनने जो शिक्षा पद्धति है बिल्कुल, उसकी वजह से क्या होगा कि वो लोग सिर्फ नौकरी करने वाली जनरेशन पैदा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी दूसरी कोई शिक्षा बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट, हाँ, जरूरत है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज चाहे वो MBA करे बच्चा या इंजीनियर बने, हाँ, नौकरी के लिए सरकार के वो नौकरी के लिए सरकार के स्किल डेवलपमेंट खत्म हो गया। सेल्फ डिफेंस जो हम सीखते थे, हाँ, वो खत्म, मार्शल आर्ट। आपको लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं, मैं उसमें आपकी बात परिवर्तन किया से आपकी बात तरह से परिवर्तन किया 200% सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि अगर हम देखें, मैंने बीएड में पढ़ाया है, लॉर्ड मैकॉलिस का जो शिक्षा पद्धति थी कि उन्होंने एक फिल्ट्रेशन पद्धति को अपनाना शुरू किया। उन्होंने कहा फिल्ट्रेशन, और लॉर्ड मैकॉलिस ने कहीं पे ये बात बोली है कि अगर
हमें भारत में राज करना है भारत को, तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को तोड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हमने शिक्षित वर्ग को तोड़ लिया तो हम यहाँ पर पूरी तरह से शासन कर लेंगे। तो वो व्यक्ति यहाँ समझ गया था कि हम किसे तोड़ने वाले हैं, तो इसी तरह उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस को अपनाना शुरू किया, फूट डालो और शासन करो। और इसी तरह उन्होंने दो वर्ग बना दिए, एक शिक्षित वर्ग और एक जो अशिक्षित वर्ग, यानी जो इंग्लिश अंग्रेजी को सर्वोच्च मान के चल रहा था और जिसने अंग्रेजी को नहीं माना। अब हम आते हैं आपकी दूसरी बात पर कि बच्चों के अंदर जो अब आप नौकरी पेशा बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही चारित्रिक गुणों का विकास, इसके साथ एक मैं पॉइंट जोड़ूंगी, मानवीय गुणों का विकास, ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें हम 5 मानवीय मूल्य को लेके चलते हैं, जिसमें होता है सत्य, धर्म, प्रेम, अहिंसा और शांति। ये जो एक हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो ये जो मानवीय गुण है ये हर एक बच्चे के अंदर भी है। अब इन मानवीय गुणों को बाहर निकालना और उसे अपने जीवन में अपनाना, जब अगर बच्चा उन मानवीय गुणों को अपना लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चे के अंदर कोई ऐसी एक भावना या डेवलप होगी कि वो किसी और भटकेगा या किसी और दिशा में जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ समाज से जुड़ा हुआ रहना चाहेगा, उसके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी, उसके अंदर देश को आगे बढ़ाने की ही बात। अगर करियर के ऊपर छोड़ दिया जाए, करियर को अगर मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता ही है तो करियर अपने आप अडॉप्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। इस संदर्भ में एक और छोटा सा प्रश्न। जी। आज गवर्नमेंट योग को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। योग हाँ। और हम लोग भी योग से थोड़ा बहुत भी परिचित है, वो जानते हैं कि योग के जो पहले 2 अंग होते हैं, यम और नियम, वो एक तरह से नैतिकता और शुचिता ही है, वही सिखाते हैं। ये गुण जो है घर से भी मिलते हैं, बिल्कुल, स्कूल से भी मिलते हैं, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। घर में माँ बाप को आजकल ज्यादा समय नहीं है क्योंकि दोनों लोग नहीं कर रहे हैं। स्कूल में कंपटीशन का इतना बड़ा जाल फैला है कि इन सब्जेक्ट पे तो ध्यान देता नहीं देता। जबकि मैं समझता हूँ कि योग के पहले 2 अंग ही अगर मान लो ठीक से समझाया जाए, बिल्कुल, तो व्यक्ति में आपको लगता है कि बच्चों को एजुकेशन में शामिल करना चाहिए? डेफिनेटली योग को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ध्यान और मनन ऐसी 2 चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चों में अगर हम देखें तो उनका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो कहीं ना कहीं भटक गया है। और पिछले 1 साल से जो हम पेंडेमिक का ये दौर हमने जो देखा है कोरोना काल में, इसमें मोबाइल का जो यूज बच्चों ने किया है, उसमें उनका जो एक कंसंट्रेशन लेवल है वो सिर्फ हमारे और आपके देखने भर का होता है कि वो मोबाइल में क्लासेस को अटेंड कर रहा है या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन वो एक्चुअली वे में वो ध्यान और वो मनन चिंतन उसका कुछ नहीं है। दिमाग शून्य हो चुका है, आंखें जा चुकी हैं, कानों में असर पड़ने शुरू हो गए। तो ये जो चीज है, इसको अगर कहीं से ठीक किया जा सकता है या कुछ अच्छा किया जा सकता है तो ये योग के द्वारा ही, और इसमें मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। आपके शामिल कर भी लिया है, सरकार ने शामिल कर भी लिया, बिल्कुल कर लिया। ये चीज हो रही, प्राइवेट स्कूलों में भी हो रहा है। अनुरोध से ही हमारे साथ उनका सवाल है। स्कूल में जो भी ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई किया है, हाँ जी, तो इससे जो कंपटीशन में जो वो कितना फर्क आएगा? हाँ, मैंने मेरिट में बताता जी परसेंटेज, मैंने आपसे यही बात बोली। फिर मैं आऊंगी स्वामी विवेकानंद जी पे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हम उन्हीं को शिक्षित मान लेते, वही व्यक्ति को शिक्षित मान लेते हैं जिसने बहुत सारी डिग्रियां ली हो, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, या जो बहुत अच्छा वक्ता, वो हम उसी को यानी एक तरह से वही कि ग्रेडिंग सिस्टम या A ग्रेड आ गया, A+ आ गया, यानी वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा या व्यक्ति बहुत बच्चा होशियार है। लेकिन क्या एक्चुअल वे में शिक्षा वहीं तक सीमित है कि उसका क्या विकास, उसका बौद्धिक विकास, मानसिक और चारित्रिक गुणों का विकास उस बच्चे के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जो आपने पूछा कि ग्रेडिंग सिस्टम, हमने एक अंकों के माध्यम से शिक्षा को निर्धारित कर दिया है, और आज बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स सबसे पहले उसके ऊपर दौड़ रहे हैं। आज बच्चों से ज्यादा प्रेशर जो है वो पेरेंट्स के ऊपर है। आपके बच्चे ने 75 लाए, मेरे बच्चे ने नहीं लाए। आपके बच्चे को A+ आ गया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आया? तो ये हम खुद ही एक भेदभाव की भावना, हम डिस्क्रिमिनेशन की भावना हम बच्चे के अंदर बचपन से ही डाल देते। बेटा उसने लाया, आपको भी लाना बहुत जरूरी है, उसने ऐसा किया, आपने उस बच्चे के अंदर की गुणों को देखा नहीं, जानने की कोशिश नहीं करी। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि बच्चों को बढ़ावा देने के पहले
हमें पेरेंट्स को शिक्षित करना, मतलब पेरेंटिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हर एक स्कूल इस बात पे जोर दे। पेरेंटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए बच्चों को कैसे उन्हें साइकोलॉजिकल वे में, क्योंकि आज जो 1 साल से ये दौर आया है पेंडेमिक का, उस दौर से जब बच्चा निकलेगा और जब वो स्कूल, अभी पेपर में आ चुका है न्यूज़पेपर्स में कि 1 अप्रैल से प्रदेश के स्कूल खुलेंगे, तो क्या संभावना है, तो क्या बच्चा वैसा ही मिलेगा जैसे 1 साल पहले था? नहीं, आप कोई भी एग्री नहीं होंगे इस बात में। आज जो बच्चों की साइकोलॉजिकल चेंजेस हो गए, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो बच्चे बदल चुके हैं, उस मनोवैज्ञानिक तौर पे क्या एक शिक्षक की ही जिम्मेदारी है कि वो उस मनोवैज्ञानिक तौर पे बच्चे को शिक्षित करे? क्या माता पिता की नहीं है? यहाँ घर से शुरू होना बहुत जरूरी है, माँ से, पिता से शुरू होना बहुत जरूरी है। आज माता पिता को वो संस्कार बच्चे के अंदर देना बहुत जरूरी है जो उसे शिक्षा के लिए प्रेरित। जी, की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जी, मुझे लगता है कि टीचिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको भी हमको चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चीज में बिल्कुल पूर्णतः एग्री हूँ। तभी मैंने आपसे यस जब आएंगे, हाँ, तब बच्चा उसको करके सीख पाएगा। मैं आपसे तो टीचिंग टेक्निक्स पे करना, ये हम पे भी डिपेंड करता है। हर एक स्कूल अपने आप में स्वतंत्र है कि वो किस तरह की टेक्निक्स को अपना रहा है बच्चों को टीचिंग करने के लिए। आज अगर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, बिहार का एक सरकारी स्कूल का एक छोटा सा शिक्षक है, वो बच्चे को अगर लर्निंग, जंपिंग, ईटिंग, क्राइंग, हाँ, लाफिंग, अगर उसे ये वर्ड्स बताने हैं तो ही यूज टू, वो बच्चों को यहाँ ऐसे बैठा, वो तैयार करता है और वो बोलता है और वो बच्चे एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो ये किसकी सोच थी? एक टीचर के दिमाग की सोच थी। टीचर ने वो टेक्निक को अपनाया, टीचर ने उसको आगे इम्प्लांट किया। तो मेरा कहना है कि प्रत्येक टीचर के अंदर अपनी अपनी एबिलिटीज हैं। यस, क्रिएटिविटी है जरूरत उस क्रिएटिविटी को इम्प्लांट करने की। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है, प्रत्येक टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे इम्प्लांट करें। अभी ये जो जी, तिवारी राजेंद्र तिवारी, शिक्षा भी इतनी महंगी होती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो स्कूलों का सिलेक्शन लोग कैसे करेंगे? ज़्यादा कहाँ बेहतर एजुकेशन? उसमें अगर हम एक स्तरों पर उसको बांट दें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बच्चा है, मिडिल सेक्शन का बच्चा है, अपर सेक्शन का बच्चा है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें? तो महंगा हो रहा है, तो राजा का बेटा। आपको क्या लगता है कि कैसे किया जा सकता है ताकि सबके साथ सबका विकास हो सके? थोड़ा सा साइक लोगों के दिमाग में है कि हम महंगे स्कूल में डालेंगे तो अच्छी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात, ये मैं चीज पे बहुत ज्यादा, मेरे पास जो मेरे स्कूल में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण परिक्षेत्र के हैं, 80% ग्रामीण, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता बीड़ी श्रमिक हैं, बीड़ी बनाते हैं, और जो डेली रोजगार उनका है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि वो बच्चे मेरिट होल्डर्स हैं। उनके मम्मी आती हैं, उनकी मम्मी अंगूठा लगा के साइन करके जब जाती है तो अंगूठा लगा के जाती हैं। एक ही बात उनके चेहरे पे एक ही उम्मीद दिखती है कि मैडम बच्चा पढ़ ले हमारा, हम नहीं पढ़ पाए। तो मेरा ये जो आपने कहा ना कि हमने बनाया है कि एजुकेशन को हमने एक स्टेज दे दिया है, मतलब हायर लेवल का स्कूल, बड़े परिप्रेक्ष्य का स्कूल, छोटे परिप्रेक्ष्य का स्कूल, मिडिल परिप्रेक्ष्य और एकदम लोअर। अरे वहाँ पे तो वो बच्चे भी पढ़ते हैं जो बिल्कुल लोअर, हम वहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे मेड का बच्चा पढ़ता है, हम वहाँ नहीं पढ़ाए। क्या मेड इंसान नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? क्या वो घर का काम नहीं करती है? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसके बच्चे ने ये डिस्क्राइब कर दिया है कि मैं, चूंकि मेरी माँ घरेलू काम करती है तो मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा ये बोल के आया? नहीं, ये आपने और हमने, हमारे सामाजिक दायरों ने उसे बना दिया। वो बच्चा कभी नहीं बोल रहा है कि मेरी माँ घरेलू काम करती है तो मैं IAS नहीं बन सकता। ये आपने, हमने, सबने मिलके उसको, ये मतलब दूसरे लोगों ने बना दिया कि यार वो बच्चा मेड का है, मेरा बच्चा तो फलाना यार वहाँ नहीं पढ़ेगा, वो वहाँ पढ़ेगा, वो मेड का बच्चा है, वहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को। यहाँ से हमारी ये जो बोलते सामाजिक जो भावनाएं जो हो गई, तो ये हम सबके द्वारा बनाया हुआ एक परसेप्शंस है, मनस्थिति। यहाँ मनस्थिति बदलने की जरूरत। आप मेड का बच्चा पढ़ रहा है, उससे आप उसका वो मौलिक अधिकार क्यों छीन रहे हैं? वो बच्चा पढ़ सकता है, वो बच्चा IAS बन सकता है, वो बच्चा आगे जा सकता है। हम उससे, यस, बन रहा है। आज आपके सामने ऐसे हजारों उदाहरण होंगे,
हजारों उदाहरण होंगे, लेकिन हम खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर देते, नहीं हमारा बच्चा अगर उसके बच्चे के बगल में बैठेगा तो नहीं, ये तो हमारा लेवल डाउन हो जाएगा। तो आपने अपना लेवल तो बता दिया, लेकिन उस बच्चे को नहीं समझ पाए। आप जो देख रहे हैं जी। ये मनस्थिति मेंटल स्टेट की बात आपने जी। आप कब से ऑब्जर्व कर रही है, कब से बदलाव आया है? पिछले अगर 20-30 साल का हम कहें फ्लैशबैक में जाके देखिए, कब से बदलाव आया है या मनुष्य के मस्तिष्क? बदलाव तो आए हैं, लेकिन बदलाव और आने चाहिए। हम कुछ कागजी तौर पे बदलाव आ जाते हैं, हम नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं। हमने आरटीई का किया। नहीं, मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूँ कि हम मेट के साथ नहीं पढ़ाना। हाँ। ये जो मनुष्य के दिमाग में आया है, ये किन कारणों से आया है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक दायरा, आधुनिकता है, सामाजिक आधुनिक, वो हम जानते हैं। इसको डिस्क्राइब करके अगर थोड़ा बताएं तो अच्छा रहेगा। हमारा सामाजिक दायरा ही हमारा जो समाज है, एक सोशल रिफॉर्म्स हम जिसको कहते हैं, यस, तो वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक मनस्थिति को डिस्क्राइब कर देता है। व्यक्ति की मनस्थिति को यही डिस्क्राइब कर देता है कि आज अगर आप एक नॉर्मल चीज, शिक्षा के अधिकार को अगर हम लेते हैं तो लड़कियों, आज अगर किसी घर में लड़की पैदा होती है तो माता पिता क्या करते हैं? एक जनरल क्वेश्चन, क्या करेंगे भाई? हम उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दें। ये कॉमन क्वेश्चन आंसर है, आप सब एग्री होंगे, 90% जो भी सुन रहे होंगे वो भी एग्री होंगे कि भैया बच्ची पैदा हो गई, 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई, तो चलिए उसकी शादी के लिए हम ये क्यों नहीं बोलते कि हम उसके एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ें? मेरा ये कहना है, आज आपने एक लड़की को शिक्षित कर दिया, वो अगली 2 परिवार को शिक्षित करेगी, वो 2 अगले 4 को करेंगे। तो हमारे लिए ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चियां हो घर में, तो ये हमारा सामाजिक ही सोच है ना जो चली आ रही है कि लड़कियां पैदा हो तो उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ो। ये हमें सिखाया चला आ रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। सामाजिक बदलाव, यस, मेरा ये कहना है सामाजिक बदलाव होना बहुत जरूरी है, और समाज को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, एक क्षण में नहीं बदला जा सकता। मैं एक नॉर्मल बात पर आती हूँ। मैं एक कहीं पे लिटरेचर पढ़ रही थी। आप ये अगर हम नारी के इस पे आते हैं तो सन 1901 में अमेरिका में सबसे पहले वोट का अधिकार, वोटिंग करने का अधिकार औरतों को दिया गया। तो उस समय मात्र एक ही महिला ने जाके वोट डाला था, सन 1901, और आज 2021। आज अगर हम महिला समीकरण, अभी हमने 4 दिन पहले महिला दिवस मनाया है ना, तो आज हम महिला समीकरण या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम वहां पे कहां पर, ये हमारा, आज हम सोचते भारत में ही पिछड़े लोग हैं, भारत में ही एक सामाजिक दायरा नहीं। ऐसा आप वैश्विक स्तर पर अगर महिलाओं का समीकरण को अगर आप देखना चाहें कि महिलाओं को क्या सामाजिकता का समान अधिकार मिले हैं, तो शायद हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत आगे हैं, बहुत, यस, हम सब दे चुके। और इसके बाद अगर हम देखें तो ईरान में आज भी एक महिला को अगर ट्रेवल करना होता है तो उसे अपने पति से अनुमति लेनी होती है। नाइजीरिया में आज भी पुरुष को अधिकार है कि वो औरत को हिट कर सकता है, मार सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस में। ये कहाँ का कानून है? आज अगर हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 25% ही कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जो पार्लियामेंट्री में है वो औरतें हैं, है ना। यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ में आज तक कोई जनरल सेक्रेटरी महिला नहीं हुई। कुवैत में महिलाओं के लिए, यस, इस बार संभावना है। कुवैत में एक महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके जो उसमें सब कमेटी में पूरे पुरुष हैं। महिला कहाँ है? महिला कहाँ है? भारत बेहतर स्थिति में। भारत में जो एक लैकिंग है, भारत में जो मैं कहती हूँ एक लैकिंग है, वो है महिलाओं के एजुकेशन, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। ये सुरक्षा को मैं हाईलाइट करूंगी। जो हम देखते हैं कि महिलाओं, एक जो मैरिटल रेप कहा जाता है जिसको, या जिसे कहा जाता है डॉरी केस, दहेज की प्रथा या ऑनर किलिंग, ये जो चीजें महिलाओं के ऊपर आज भी लागू हो रही हैं, इसको दूर हटना, इस दायरे से बाहर निकलना। जिस दिन ये हमारा देश गार्गी का देश रहा है, विदुषियों का देश रहा है, हमारे देश में रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, गार्गी जैसी विदुषियां, यहाँ पर अहिल्याबाई, ऐसी विदुषियों ने यहाँ जन्म लिया। ये उनकी धरा है, ये उनकी धरा है, उन वीरांगनाओं की धरा है।
तो इस धरा पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन सामाजिक दायरों से हमें बढ़ना पड़ेगा अगर हम वैश्विक स्तर पर इस संदर्भ में जी 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 इस संदर्भ में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी 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 कि जैसे आपने बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना है जी। हमारी भूमि कैसी है, परंपराएं कैसी रही हाँ जी हाँ जी तो आज एक प्रॉब्लम है हमारे सामने कि आर्टिकल 30A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हाँ। वो सारे धर्मों को समान मानता है एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य हाँ हाँ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लेकिन उनने जो दूसरे धर्मों की जो संस्थाएं उनको कुछ विशेष अधिकार दे के रखे हैं हाँ तो जी। वो लोग अपने धर्म की शिक्षा अपने धार्मिक उसमें दे शिक्षा सकते हैं। शामिल होने हम लोग दे चाहिए नहीं स्कूल सकते। एजुकेशन में। ऐसा होता क्या है कि जहाँ तक व्यक्ति का संस्कारों से जुड़ाव होना चाहिए वो संस्कार हमारे धर्म से आते हैं, हमारे परंपरा से आते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की शिक्षा जो कि दे नहीं सकते अपने एजुकेशन में हाँ। उससे जुड़ा हुआ इतिहास भी नहीं समझा सकते पढ़ा हाँ, सकते। वो आपको तो लगता है वो कौन है? संस्कारों से बच्चे भी होते चले जाते हैं। वही मेरा और आपसे दूसरा पेरेंट्स भी सोचते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हाँ, हैं हाँ। कि मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा तो ये जल्दी आगे बढ़ के आगे बढ़ेगा हाँ हमारे इंस्टीट्यूट्स में डालेंगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसको कैसे तोड़ा जाए इस बंधन को? नहीं वही मैंने आपसे जो शुरू में जो पॉइंट उठाया था कि पेरेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पेरेंटिंग को लैकिंग कर रहे हैं। क्या होता है माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपते हैं, यानी माता पिता के सपने बच्चों के सपनों से ज़्यादा शायद कहीं बढ़कर हो जाते हैं, तो वो उसके आगे बच्चे का कहीं जो थॉट है या सपना है वो कहीं लैक हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब माता पिता इस बात को समझेंगे कि संस्कार लेने के लिए या उस धर्म को अपना या सोचने के लिए आपको किसी एक संस्था की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपका घर ही उसके लिए काफी है। आप माता पिता महत्वपूर्ण इकाई ही काफी है। मेरा यही कहना है कि यहाँ थोड़ी सी बात हलवे जी की जोड़ दो। जी आपने जो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाता हाँ, है हाँ। तो घर से चाहे जैसे संस्कार मिले, हाँ। वहाँ उसको पूरी तरह से क्रिश्चियन बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ जी तो वो एजुकेशन जो है व्यक्तित्व विकास को ध्यान में व्यक्तित्व रखते हैं। विकास को ध्यान में रखकर हो वो नहीं होता। वो हाँ तो व्यक्तित्व विकास हाँ जी होना चाहिए प्लस चारित्रिक गुण हाँ ये को समाप्त करने की दिशा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सामने आना चाहिए मेरा मानना है। ये हाँ जी ये तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो मैंने आपसे कहा ना कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर हम ये 5 मूल्यों को पढ़ लेते हैं, जो 5 मैंने मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज जिसको मैंने कहा, आज हम मॉरल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को। मॉरल साइंस की बुक्स अगर आप लोगों ने खोल के देखी होगी, नॉर्मल 3rd 4th 5th 6th 7th 8th की आप बुक्स खोलिए तो उसमें एक सिखाया जाता है हाउ टू बिहेव विथ योर पेरेंट्स, हाउ टू बिहेव विथ योर टीचर्स, आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके मॉरल्स क्या। मॉरल्स ये नहीं है आपके मानवीय गुण क्या है आपके लिए। और ये मानवीय गुण हर एक व्यक्ति, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, हर एक के अंदर ये मानवीय गुण है और इस बात से शायद हर एक धर्म का व्यक्ति सहमत होगा। हम उसको भारतीय नहीं बनने देते हैं, बाकी सब हाँ, बनने तो देते ये हैं। देखिए यही भी सर ये नहीं हम उसको इंडियन नहीं बनने इंडियन नहीं बना क्या भारतीय नहीं बनने यही देते। बात हो रही सर, यही तो बात हो रही है ना, यही बात हो रही है कि राष्ट्रीय गुणों का, राष्ट्रीय भावना का विकास जो है वो और सामाजिक भावना वो हमारे घर से ही आएगी। हमारे मेंटल स्टेट की बहुत सामाजिक दायरा बदलने की बहुत धर्म की शिक्षा की बात तो ठीक है, सहायक वाचन और नीति शिक्षा लौटना चाहिए। लौटना जो चाहिए। पहला पढ़ाया जो जाता है, पहला। वो आप जी, कह रहे हैं। जरूर। मूल बात ये है मूल कि बात। गीता पर बाद हाँ। में जाए, ये पहले बेसिक हमारी जापान की शिक्षा पद्धति में मैंने पढ़ा था। जी। उनको पहले 4 साल जो है वो सिर्फ मानवतावादी दृष्टिकोण से क्या उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ 4 साल बाद एकेडमिक्स एकेडमिक साथ उनका ये कहना है कि हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हाँ। अगर बच्चा खुदा न खास्ता आगे नहीं पढ़ हाँ नहीं पढ़ पाए एजुकेटेड रहेगा, हाँ। अपने नागरिक अच्छा वो नागरिक अच्छा बने। वो उसके लिए हमारे स्कूलों में किस तरह से चेंज करना है। बहुत समग्र बात हो रही थी। 2 प्रश्न आ रहे थे। एक हाँ में जी। हेरिटेज क्लब की बात हो रही थी। आपके स्कूल में कोई योजना है हेरिटेज क्लब की? हेरिटेज मतलब क्लब पुरातत्व या धरोहर को बचाए रखने की कोई योजना कुछ ऐसी? मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों को अपने पहले तो पुरातत्व से परिचित कराना बहुत ज़रूरी है, इतिहास से परिचित कराना बहुत ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर कराते हुए चलते हैं आपके स्कूल में कोई योजना बने कि कोई क्लब ऐसा बने या हेरिटेज? फ्यूचर में इन बनाना फ्यूचर अब तो देखिए 1 साल से ये हाँ, उसी भविष्य की बात कर इन रहा हूँ। फ्यूचर जरूर ये ये चीज़ को प्रश्न हम लखनऊ से आ रहा है। हाँ जी इन फ्यूचर ये चीज़ जरूर हमारे ये विषय दरअसल में कॉफी बाजार बनकर नगर के शहर से जुड़ा है। जी। बहुत जल्दी चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ आप कैसा चाहते हैं, कैसी नगर की सरकार आए जो शहर को ले जाए? देखिए नगर की सरकार नेतृत्व जो आए वो एक ऐसा नेतृत्व आए जो सभी दिशाओं में सोचे, जो शिक्षा के लिए सोचे, जो शहरी विकास के लिए सोचे,
जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके सोचे, जो नगरीय ढांचा जो प्रॉपरली जो मैंने आपसे कहा कि वो नगरीय ढांचा दिखना चाहिए, वो उसके लिए सोचे। एक ऐसी सरकार, एक ऐसा नेतृत्व यहाँ सामने आए जो जबलपुर को ना सिर्फ भारत मतलब विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से दिखा पाए। यही मेरा कॉफी हाउस विचार मंच में कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ शिक्षा क्षेत्र से, और हालांकि हर मुद्दे पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की, शिक्षा भी है, पर्यटन भी है, जबलपुर के समग्र विकास की बात भी कही और आत्मनिर्भर भारत की बात कही जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते, स्वच्छता की बात भी हुई जो हम सब लोग प्रयास कहीं ना कहीं रहे हैं। श्वेता श्रीवास्तव जी हमारे साथ थी और बहुत दर्द सबके मन में है, लेकिन शहर से भी अगर हम प्रश्न करें तो वो शहर संभवतः ये कहे कि जी में आता है एक बार पलट कर देखूं जिंदगी कौन सी राहों से गुजर आई है। तो हम सब मिलकर शहर के विकास के, समृद्धि के लिए काम करेंगे। आज के लिए इतना, अगले सप्ताह हम फिर किसी शख्सियत से रूबरू होंगे शहर की संभावनाओं पर, विकास के लिए। हम 1-2 मिनट और चाहते हैं। यहाँ स्वागत आपका होगा। यहाँ कैमरा यहाँ लगे हैं ना, इसलिए राकेश जी आइए आइए हजरत आइए। नहीं, बहुत अच्छा और समग्र चिंतन पर बात की आपने। एक मिनट और हम सब लोग स्मृति होती है, हम सब लोग पूरी शक्ति के साथ आए, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया शिक्षक की जैसे। आइए मिश्रा जी। आइए आइए सारे अखबारों में भी समाचार जाते हैं। आइए मिश्रा जी आइए। बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू सर। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी श्वेता श्रीवास्तव अभी हमारे विचार मंच पर शहर विकास की संभावनाओं को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रही थी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए माता पिता का या व्यक्ति के मानसिक स्थिति के बदलाव की आवश्यकता है, जो पिछले 10-15 वर्षों में सामाजिक बदलाव के कारण मानसिक स्थिति में बदलाव आया है। अगर हम उसको बदल सके, मनुष्य की मानसिक स्थिति को बदल सके और माता पिता अपने सपनों को बच्चों पर ना थोपें, उनके सपनों को बड़ा करने के लिए प्रयास करें, तो बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। अगले शनिवार फिर किसी शख्स से आपसे रूबरू होंगे और शहर विकास की संभावनाओं पर, मानव के विकास की संभावनाओं पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।